सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। दिस इज लोकेश लालवानी और आज पहले आवाज आ गई ना। हाँ, सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। दिस इज लोकेश लालवानी और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम होते हैं, कोई भी मैटर होता है एटम से मिलके बनता है। छोटे छोटे एटम्स, सबसे एटम क्या होता है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। न्यूक्लियाई क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। थोड़ी थ्योरीज के बारे में जानेंगे, रदरफोर्ड बोर मॉडल, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो होता क्या है, शुरुआत यहाँ से होती है कि इन द ओल्ड डेज, मतलब पहले क्या होता था, साइंटिस्ट नहीं होते थे, पहले होते थे फिलोसफर। मतलब पहले साइंटिस्ट हम जिनको बोलते हैं, मतलब एक तरह से फिलोसफर, मतलब वो अपनी थ्योरी दे देते थे, प्रूफ नहीं होता था। ठीक है, प्रूफ नहीं कर पाते तो वो थ्योरी देते, लेकिन उनकी थ्योरी सही होती थी कहीं ना कहीं। फिलोसफर मतलब दूर की सोचते थे भाई वो। ठीक, तो थ्योरी दे देते थे। उन्होंने जैसे कई फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि जो कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से के बनाए। अब उन पार्टिकल को और तोड़ा नहीं जा सकता, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा फिलोसफर ने कहा। ठीक है, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, कुछ मेटल लिया, उसको तोड़ दाड़िए, वो पूरा चूरा बना दिया उसको, और कहा इसके अलावा अब इसको फाइन पार्टिकल नहीं किया जा सकता। तो पहले क्या हुआ, इन द फिलोसफर बिलीव्ड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जितना भी सब कुछ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, फिर 1803 में क्या आया, डाल्टन जी आए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट नाम ले रहा हूँ, डाल्टन जी आए, गेव हिज एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू विच मैटर इज कंपोज्ड ऑफ छोटे छोटे टिनी पार्टिकल, मतलब मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल, जिनको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, दैट कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिनको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि थोड़ी बार में गलत हुआ था। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक, तो डैट मीन उन्होंने कहा इसको एटम्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन 1904 सर जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज प्लम पुडिंग मॉडल। ये तो 1803 में आए, इन्होंने कहा एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि गलत था। ठीक, उन्होंने क्या, फिर सर जे थॉमसन आए, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि जो किसी भी, मतलब भाई अगर एटम है, एटम के अंदर क्या है, एटम न्यूट्रल है, एटम्स क्या है, न्यूट्रल है, डेट मीन जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है। ठीक, तो एटम के अंदर क्या है, कुछ निगेटिव चार्जेस हैं, क्या है, निगेटिव चार्जेस होगा, क्योंकि मैटर एक प्रॉपर्टी शो करता था, उसकी क्या कहते हैं, आपके चार्ज की प्रॉपर्टी शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू विच एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एटम स्फीयर इन विच द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन विच द स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ प्लम्स इन अ पुडिंग। जो एटम है ना, वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव चार्ज के, वो एज अ स्फीयर क्या, एज अ प्लम की तरह है, एज अ पुडिंग में जैसे प्लम होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, वैसे टाइप का है। और इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला है। जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड मास होता है वो क्या होता है, उसको एक तरह से जैसे रेड मास होता है, वैसे ही रेड मास क्या है, हमारा एटम है, डेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर के जैसे जो छोटे छोटे उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या है, एज अ निगेटिव चार्ज वर्क कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही क्या होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने सब बोला। लेकिन ये जो मॉडल था ये गलत हो गया। फिर आए रदरफोर्ड जी, 1906 रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल रेली, एंड उसको क्या किया, गोल्ड फॉयल से, गोल्ड थिन फॉयल से क्या किया, पास कराया। अ डिफ्यूज्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, एक डिफ्यूज्ड इमेज बनी। अब डिफ्यूज्ड इमेज क्या बनी, कैसे बनी, देखते हैं, समझते हैं आगे। दो भाई, रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं जैसे मतलब जिनके हीलियम न्यूक्लियस हो, केवल हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचेगा, He2+ बचेगा, यही क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, यहाँ पे क्या किया, डिटेक्टिंग प्लेट लगाई कि यहाँ पे लाइट जो आ रही थी डिटेक्ट हो रही थी, कहाँ पे गिर रही, कहाँ पे नहीं हो रही। तो होना क्या चाहिए था, अगर इसके अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज हो, He+ है, डेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होना क्या चाहिए था,
अगर वो जे थॉमसन की बात माने, प्लम पुडिंग मॉडल माने, तो होना ये चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा मास क्या है वो पॉजिटिव बिखरा हुआ है, तो होना क्या चाहिए, जितना भी रेज जानी चाहिए और ज़्यादातर रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके जस्ट हुआ कि जितनी रेज गई, ज़्यादा से ज़्यादा रेज इसमें से डायरेक्टली पास हो गई, डिफ्लेक्ट तक नहीं हुई, ज़्यादा से ज़्यादा रेज क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है। और बहुत सी रेज क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ रेज जो हुई जो सेंटर पे गिरी वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, और उनमें से कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई, और उनमें से बहुत कम रेज थी जो बिल्कुल वापस आई, ठीक है, बिल्कुल टकरा के आए, बहुत कम रेस थी, और वो ज़्यादातर रेस कहाँ से आ रही थी, सेंटर से कहीं आ रही थी, ठीक। तो इनके दिमाग में क्या आया कि भाई जितनी सारी रेस थी तो सीधे के सीधे पास हो गए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, अगर यहाँ पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो होना क्या चाहिए, रिपल हो जाना चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो होना क्या चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए पूरा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेस क्या हो गई, पास हो गई उसमें, डेट मीन्स एटम क्या है, ज़्यादातर क्या हॉलो है, खाली है। अब उसके अंदर क्या है, कुछ रेस क्या होंगे, एब्जॉर्ब है, डेट मीन्स कई कई जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है। और सेंटर पे क्या है, सेंटर पे देखा ज़्यादातर रेस क्या हुई, पूरी डिफ्लेक्ट बैक होगी, डेट मीन्स सेंटर पे ही पूरा का डिफ्लेक्ट बैक हुई, डेट मीन्स वो वापस टकरा के, डेट मीन्स सेंटर पे ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वो बहुत छोटे स्फीयर में, बहुत छोटी जगह में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, बहुत छोटी जगह में इसका क्या है, एटम का पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस में कहा गया कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। क्या ऑब्जर्वेशन आए, दो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल में मेड टू, अल्फा पार्टिकल बीम क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस 2+ की, ठीक है, हीलियम आयन की। द पार्टिकल वाइल पासिंग द वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द वाइड रेंज ऑफ एंगल, अलग अलग एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए। क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना अनडिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स एटम इज मोस्टली एम्प्टी, एटम ज़्यादातर क्या है, एम्प्टी है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एज इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। डिफ्लेक्ट होने का मीन्स है कि अल्फा पार्टिकल से टकराए। ऑकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक फ्रॉम द फॉइल, पूरा क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल पूरा टकरा के वापस है, दैट मीन्स न्यूक्लियस कम्स कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास, ठीक। न्यूक्लियस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मास एटम का रखता है, क्योंकि वहीं बीच से टकरा के वापस है। तो इससे क्या समझ में आया, अब देखो क्या करना, एक मिनट, हाँ, इससे यह समझ आया कि भाई जो सारा का सारा मास जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे अप्लाई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। कभी कभी लगता है कि रिकॉर्डिंग ऑन हुई है नहीं हुई है, वही चेक करने चले जाता हूँ। अब ऑब्जर्वेशन क्या आई, एटम इज मोस्टली हॉलो इनसाइड, एटम ज़्यादातर हॉलो है। द होल द चार्ज मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्फीयर, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादातर कहाँ पे, एक बहुत छोटी सी जगह में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्फीयर इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग चार्ज है यहाँ पे, डेट मीन्स यहाँ पे अलग अलग पाएंगे, इसीलिए यहाँ से आया न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज, डेट मीन्स उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल, जिन्हें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहा, इन्होंने कहा कि बीच में चलो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने अपना मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं यही सही लगता है, मतलब उस समय सही लग रहा था लोगों को, ठीक। तो इन्होंने कहा द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, मास और जो चार्ज है वो ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज का है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वली टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पूरा एटम न्यूट्रल है, डेट मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज है तो है कहाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, दे रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्विंग द, अब होता क्या इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स होती है, इससे क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करनी है तो उनके बीच में क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज,
जैसे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है प्लैनेट्स और अर्थ, प्लैनेट और सन के बीच को रिवॉल्व कराने में, है ना। सन के अराउंड क्या प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, डेट मीन्स उनके बीच में क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो क्या वर्क करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ से ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन आई कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि हुआ क्या, इससे क्या हुआ है, न्यूक्लियस की रेडियाई मेजर की गई, हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल गए, अल्फा पार्टिकल टकरा के क्या वापस आ गया, टकराने का मीन से यहाँ तक गए होंगे, यहाँ से वापस आ गए होंगे, तो जितना पास में गए होंगे वही क्या होगी, रेडियस होगी किसकी, न्यूक्लियस की, एटम की, ठीक है। हम एटम्स की मानते हैं क्योंकि मानते हैं कि पूरा नहीं टकराए होंगे, बिल्कुल वहाँ तक गए होंगे, वापस आ गए होंगे, ठीक, समझ। तो इसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं। क्या कह रहा है, एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस increases and kinetic energy of the particle goes on the converted into the electrostatic potential energy. When the whole kinetic energy is converted into the electrical potential energy, then the alpha particle stops momentarily and returns बैक ऑन इट्स ओन पाथ। होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, डेट मीन्स इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब उसके वो क्या कहलाएगा, रिपल्सन, जितना पास आते जाएंगे रिपल्सन फोर्स बढ़ती जाएगी, रिपल्सन फोर्स बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एक टाइम आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटती जाएगी और कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी, डेट मीन्स ये वापस अब आने लगेगा। भाई आ रहा था, आया, वो फोर्स लगा रहा, ठीक है, जितना आ सकता था आया, उसके बाद क्या वो वापस जाने लगा अपने आप, क्यों, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये हुआ, तो डेट मीन्स क्या हुआ, कहाँ गया, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मान लिया हाफ mv² होगी, जो कि होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब देखो कौन आ रहा है, दोनों चार्ज पार्टिकल, कौन आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 ही है, अल्फा पार्टिकल है ना, तो चार्ज कितना है, 2 ही है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज, डिपेंड करेगा उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्लस Ze, कितना होगा, प्लस Ze, ठीक। अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक आया, मान लिया यहाँ तक आया तो कितनी डिस्टेंस है, r0, यही क्या होगी, रेडियस होगी एटम की यहीं से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं, r0 इज इक्वल टू r0, अगर इधर निकालो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², थोड़ा शुद्ध लिख लेते हैं अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे, यहाँ तक आया ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, Q1 कितना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही है, और Q2 मतलब इस पे चार्ज कितना है, Ze, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो, एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाए या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Z सेम रहता है। अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है, r0, भाई ये क्लोजेस्ट अप्रोच, r0 निकालना तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 Z E इंटू ई क्या हो जाएगा, E² इंटू Z, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मास इंटू वेलोसिटी, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक, वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर। 4 से 4 चला गया, क्या फॉर्मूला आया क्लोजेस्ट अप्रोच का, r0 इज इक्वल टू E² इंटू Z, अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू MEV², ठीक है। V क्या है, जितनी वेलोसिटी के साथ आया, ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आता है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितनी पास तक जाएगा, ये फॉर्मूला है, याद रखना, E² Z E² याद कर सकते हो, Ze² अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ME, ठीक, V², ठीक। चलो ये हो गया। अब ड्रॉबैक्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल के, ड्रॉबैक्स थे रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी नहीं बता रहा था। मैक्सवेल जी आए, भाई मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, ये मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मैक्सवेल जी आए भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एटम जो हैं, अगर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के अराउंड, तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी खर्च होती जाएगी,
और एक टाइम आएगा वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी खर्च होगी तो उनका रेडियस कम होते होते वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। और अगर न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन गिर गया तो वहाँ पे एटम खत्म हो जाएगा, एटम बचेगा ही नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड जी। क्योंकि मैक्सवेल जो है उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खर्च होगी। तुमको भगा दिया जाए किसी के अराउंड तो वहीं धीरे धीरे एनर्जी खर्च होगी तो क्या होगा, वापस आके वहीं गड्ढे में जाओ, कहीं से बंधे हुए हो, ठीक है, घूम रहे हो, धीरे धीरे एनर्जी खर्च होगी, कोई तुम्हें खींचा जा रहा है इधर तो तुम क्या होगा, धीरे धीरे वहीं जाके गिर जाओगे, ठीक है। तो वही हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी और क्या था, एक होता था लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी तो लाइट निकल रही थी एटम में से, और वो कैसी थी, लाइन स्पेक्ट्रम थी, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी थी, ठीक है। वो भी समझेंगे, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम समझेंगे। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है। बाकी इन्होंने एक अच्छा मॉडल दे दिया था कि एक न्यूक्लियस है, वो बीच में होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सब सही है। लेकिन स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाएगा क्यों होगा। फिर क्या है, बोर जी आए, ठीक है, बोर जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इनका एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, अभी तक जो है चलता रहता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है, अभी तक चलता रहता है, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, लेकिन हर ऑर्बिट की क्या होगी, अपनी एनर्जी होगी, एंड दे आर कॉल्ड द एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट हैव द सेम एनर्जी। इसमें क्या होता है, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी मानी गई है कि इस ऑर्बिट के पास भी अपनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम एनर्जी होती है जितनी ऑर्बिट की होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक। तो ये चीज़ थी, क्या कहा इन्होंने, बोर जी ने कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट हैज सम फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी हो गई, दैट आर कॉल्ड द एनर्जी स्टेट, उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल की एनर्जी स्टेट। एंड इलेक्ट्रॉन एंड द ऑर्बिट हैव द सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट की क्या होती है, सेम एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट की उसमें सेम एनर्जी होगी। अब उन्होंने कहा जो ऑर्बिट होगा, ठीक है, उसकी पहली बात तो एनर्जी होगी कुछ, और क्या कहा उन्होंने, कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सच ऑर्बिट, उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका इंटीग्रल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन जिनका इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब 1 इंटू 2 इंटू मल्टीपल जो होगा किसका होगा, h अपॉन 2 पाई का होगा। मान लिया इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला है ना, इसमें एंगुलर मोमेंटम निकाला, ठीक है, तो वो उसी ऑर्बिट, जैसे क्या कह रहा है, इनका कहने वाला है mvr इज इक्वल टू होगा nh अपॉन 2 पाई। मतलब अगर किसी का मोमेंटम इसके बराबर है तो वो उसी ऑर्बिट में जाएगा, मतलब अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी, और किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम उसके बराबर है, दैट मीन्स वो दूसरे वाले में जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करा दे, कुछ वैल्यू आएगी, तो उसका अगर एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है, जो वैल्यू आई h अपॉन 2 पाई की, तो वो उसी तीसरे वाले ऑर्बिट में जाएगा। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, बीच में कहीं नहीं होगा, यहाँ कहीं, समझे, या तो इसमें जाएगा, या तो उसमें जाएगा, या तो उसमें जाएगा, ठीक है, या तो रहना इसमें रहो, इतनी एनर्जी लेके आओ, या इसके बराबर एनर्जी ले, बीच में कुछ नहीं, सौदा वौदा कुछ नहीं, ठीक है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको ऑर्बिटल नंबर कहते हैं, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, बच्चे को पता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब देखो हर की एनर्जी होती है, इसकी सबसे कम एनर्जी मानी गई, इसकी हायर एनर्जी, हर ऑर्बिट की जितना ज़्यादा हाई लेवल होता है उतना ज़्यादा एनर्जी मानी गई, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इट जम्प्स टू एनी हायर एनर्जी लेवल and this state is known as excited state of the electron and it returns to the original state during the returning it emits a photon of energy। अब आ रहा था फोटॉन्स निकल रहे थे एनर्जी, है ना, कैसे निकल रहे थे, क्या कह रहा था, डिस्क्रीट एनर्जी शो कर रहे हैं। डिस्क्रीट एनर्जी मतलब देखो क्या ऐसा देखा गया, तो हुआ क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या दी गई, एनर्जी दी गई, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई बाहर से, इनकी ये लोअर, देखो ये एनर्जी है E2, ये E3, ठीक है, E3 ज़्यादा होगा किससे, E2 से, ठीक, E3 ज़्यादा होगा E2 से, तो ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी है। एनर्जी देने पे क्या होगा, ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। तो ये जब वापस आ रहा होगा हायर एनर्जी से लेवल से लो एनर्जी लेवल, तो ये क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन,
जिसको कहते हैं फोटोन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा है? दैट इज कॉल्ड इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी। हम लोग पढ़ा था लाइट जो होती है फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी, है ना। तो रेडिएशन ऐसे ही निकलती है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने गए, लिखा था एटम्स और ऑक्सीलेट होते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया भाई, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर नहीं टिका, जब वापस आएगा तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या होगी, चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसकी फिक्स एनर्जी है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसके लिए 12 जूल चाहिए थी, इसकी एनर्जी 12 जूल है, इसकी एनर्जी है कुछ 26 जूल। तो अगर क्या है, इसको मान लिया कितनी मिली, देखो इसको मिलेगी, अगर जाना है उसको तो पूरी 14 चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो इसको 14 एनर्जी मिली, जूल एक्स्ट्रा मिली, ये ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, वापस आएगा। तो जब वापस आएगा 26 से 12 आएगा, तो जितनी बची हुई 14 जूल है वो रिलीज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो देखा गया ये जो रेडिएशन एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी निकल रही थी या रेडिएशन निकल रही थी, ये इनकी एनर्जी फिक्स थी। या तो देखो 14 निकालेगा, जैसे मान लिया इनके बीच में 10 है, तो या तो कितना निकाल रहा था, 10 निकाल रहा था, इसके बीच में कोई एनर्जी नहीं निकल रही थी। 10 निकली, 14 निकली, आगे मान लिया कितनी होगी, कुछ होगी, तो इन्हीं की एनर्जी की निकल रही थी, इसके बीच में कोई नहीं निकल रही थी। इसी बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी। लिखा था ड्रॉबैक क्या था, ये डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं शो कर पाया, क्योंकि जो रेडिएशन निकलेगी वो क्या होगी, अलग अलग, मतलब उनका बीच में गैप जो होगा फिक्स होगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगी रेडिएशन, या तो यहाँ से निकलेगी या तो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये था। तो जो क्या कहा इन्होंने, जो एनर्जी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, एच न्यू के। यही तो पढ़ाया था फोटोन में एनर्जी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी। डेट मीन्स क्या है, डेल्टा ई क्या है, E2 माइनस E1। हायर एनर्जी की अगर यहाँ पे देखा जाए तो E3 कर लो, E3 माइनस E2। अगर इन दोनों की बात करें, वैसे क्या है, मतलब जहाँ हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया बोर मॉडल, रेडियाई और बोर मॉडल। इन्होंने अपनी मॉडल की वजह से रेडियाई का फॉर्मूला दिया था, रेडियस का फॉर्मूला दिया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इंटू 1/z। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई की वैल्यू पता है बच्चे को, m e स्क्वायर, m कितना, m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e स्क्वायर। ठीक है, अब e पे चार्ज पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सब पता है ना, सब पता तो सब है हमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ये जो हमको जिन जिन वैल्यू पता है, देखो इन सब की वैल्यू पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा क्या, n स्क्वायर z। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्बिट है, कौन से एटॉमिक नंबर का है ना। जैसे लिथियम ले लिया, लिथियम के लिए कितना होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। हाँ ठीक है, तो उसके लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, समझे। तो वो चीज़ है। अब देखो क्या हो गया, n स्क्वायर मतलब r इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू जो आती है सॉल्व करने पे वो आती है 0.529। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 10, n स्क्वायर अपॉन में z बचेगा, ये मीटर में आती है। ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम में होगी तो क्या है, 10 की पावर माइनस 10 चला जाए, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखो भाई, इंपॉर्टेंट है। रेडियस कितनी आएगी, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, दो हर ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके लिए रेडियस अलग है, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस अलग है, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस अलग है। जितना ऊपर जाओगे रेडियस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इस वजह से देखो क्या आ रहा, r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n स्क्वायर। ठीक है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के, मतलब अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो उसकी रेडियस स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। लेकिन r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। डेट मीन्स क्या है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, डेट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसकी रेडियस कम होती जाएगी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, समझ आया, उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, मतलब अगर एटम के अंदर ये जो है इसमें बढ़ेंगे प्रोटॉन्स तो क्या होगा, उसकी रेडियस कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। होता है कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ इसने रेडियस, इस ऑर्बिट की रेडियस इतनी है तो दूसरे वाले ऑर्बिट की रेडियस इतनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, r1/r2 इज इक्वल टू हो जाता है n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होती है। बाकी अगर डायरेक्ट रेडियस निकलनी है, और अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो n ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है Vn इज इक्वल टू z ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट NH।
ठीक, वी एन मतलब nth ऑर्बिट में वेलोसिटी, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। डैट मीन्स यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आता है हमारा 2.18 इंटू 10 की पावर 10, 2.1। इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे ये जो है फिक्स है, जेड सॉरी जेड नहीं फिक्स है, ई स्क्वायर फिक्स है, जेड 2 एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, एच फिक्स है। तो इनका जो सॉल्व करने में आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 10 इंटू जेड बाय एन, जेड बाय एन। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ से क्या आ जाता है, डेट मीन्स वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाने पे वेलोसिटी घटेगी इलेक्ट्रॉन की। समझे? सर समझेंगे क्यों नहीं, आप समझाओगे तो। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी भाई, है ना? का हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है, बोर्ड ने यही तो कहा हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है। तो हर एक ऑर्बिट की nth ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम की पावर एम ई की पावर 4 जेड ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सब दो फिक्स है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास पता है, ई की वैल्यू पता है, एच पता है, ठीक है, जेड और एन तो फिक्स मतलब चेंज होता रहेगा एटम उसके हिसाब से, और 4 पता है, पाई पता है, दो 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो चला जाएगा। ठीक, इसको याद रखने के लिए इसलिए रखते हैं, वैसे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला जाएगा। ठीक, फॉर्मूला आता है एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर, ऐसे आता है एट द एंड, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन में 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, और इन सब की ओवरऑल वैल्यू जो वैल्यू पता है उन रखने के बाद एट द एंड क्या आता है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऊपर था एन स्क्वायर नीचे था, इंटू ई वी लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा था एनर्जी की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे छोटी यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है सर, होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जो कि आई थे। ठीक है, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन में, कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो यहाँ से वही आ, ठीक है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। अगर तुमको जूल में निकालना है तो क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, जूल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 माइनस का 13.6, ये nth ऑर्बिट के लिए है। ठीक है, nth ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ आएगी, 2 रखोगे तो कुछ आएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन लाइट है, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम है तो 2 हो जाएगी। ठीक, माइनस का 13.6, लेकिन ये फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। जो बोर्ड ने फॉर्मूले दिए थे वो केवल एप्लीकेबल थे हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मीन्स होता है कि हाइड्रोजन की तरह वाले एटम, हाइड्रोजन की तरह वाले एटम डेट मीन्स जबके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो जाते नहीं, इलेक्ट्रॉन ही जाते। डेट मीन्स जैसे हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस है एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, Li2 प्लस है एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, Z की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, इसके लिए 3 होगी। Z नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक फॉर्मूला जो था केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, ये याद रखना। ठीक है, ये लिमिटेड था फॉर्मूला इनके लिए। तो ये आती है जूल में रखने पे क्या हो जाती है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करा दो कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, हमने क्या कहा, कोई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो क्या होते हैं, एनर्जी रेडिएट होती है। कितनी होती है, जरा देखो, देखो अगर एक एनर्जी, देखो सुनो, किसी ऑर्बिट में मान लिया एन की वैल्यू 1 है, 1 ऑर्बिट की है। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट की एन की वैल्यू 2 रखोगे, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाएगा, कुछ एनर्जी में डिफरेंस होगा। कितना होता है, क्या होगा, h माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सॉरी, देखो जैसे मान लो n1 से गया n2 में। ठीक है, n1 की एनर्जी क्या होगी, हम z की वैल्यू 1 मान रहे हैं। ठीक है, और तब तक के लिए E1 हमारा कितना होगा, 13.6 माइनस का 1 वैल्यू है z की तो 1 ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा n1 स्क्वायर। ठीक है,
और E2 कितना आएगा, E2 आएगा सर माइनस का 13.6 अपॉन में N2 स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 माने तब। ठीक, अगर एनर्जी कहाँ से आया, एनर्जी का भी यूनिट होगी जब हायर से लोअर जाएगा, डेट मीन्स E1 गया, एक्साइट होके गया था E2, फिर वापस आएगा E2 से E1, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, कितनी करेगा, E2 माइनस E1, हायर एनर्जी माइनस लोअर, हायर कितनी है माइनस का 13.6 अपॉन में N2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस इसका रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 अपॉन में N1 स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा ई, क्लियर, ये जगह है आगे नहीं है, ठीक, ये आया डेल्टा ई कितना आया, डेल्टा ई आया इसका आया माइनस का 13.6 अपॉन में N2 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 13.6 अपॉन में N1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर उधर कर लो, प्लस वाला इधर कर लो, प्लस वाला इधर माइनस वाला, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ गया 13.6, ये प्लस वाला इधर कर लिया तो 1 अपॉन ये कॉमन ले लिया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूला होना 13.6, ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है, 13.6 इंटू, जूल में करने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। अब न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये अपॉन में चला जाएगा एच, लेकिन अगर एक फार्मूला होता है न्यू का फार्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा, तो अगर लेमडा निकालना है तो इस एच अपॉन में चला जाएगा, सी वैल्यू नीचे अपॉन में चली जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, एच अपॉन में चला जाएगा, सी वैल्यू नीचे अपॉन में चली जाएगी, तो जो आएगा एच जाएगा, सी जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये सर, मतलब एच ये सब फिक्स वैल्यू है, एच की फिक्स वैल्यू है, न्यू सी की फिक्स वैल्यू है, तो उन सबको कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू आती है जो होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये एच को इधर भेज दोगे, देखो ये है सबूतरा, ये इधर जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में जाएगा, इन सबको सॉल्व करोगे कितनी आती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7, इसी को क्या कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ निकालने के लिए, अगर यहाँ से यहाँ लाइट गई है N2 से N1 गया तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। 1 अपॉन लेमडा इसलिए यूनिट किस में आएगी, मीटर इनवर्स में आएगी, ठीक, समझा है। इसको हमने जूल में कर लिया है चेंज, तभी ये आया है, ठीक। जेड क्या है, अगर हमने कहा था ना यहाँ पे जेड हमने हटा दिया था, लेकिन अगर जेड होता तो सेट में जेड स्क्वायर भी रहता, जेड स्क्वायर कॉमन हो जाता, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का आता है 1 अपॉन लेमडा, इसी को क्या कहते हैं वेव नंबर, म्यू बार से भी डिनोट करते हैं, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है वेव नंबर, ठीक है। वेयर लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ मीटर, रेडबर्ग आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, फॉर हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल, ठीक। N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, समझ आया। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग एनर्जी, तो अलग अलग एनर्जी लेवल से आने पे अलग अलग एनर्जी वो शो करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी इसकी E1, पहले वाले पे कितनी होगी माइनस का 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 अपॉन 1 स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई हाइड्रोजन लाइट, तो कितनी आएगी माइनस का 13.6, यहाँ कितनी आ जाएगी माइनस का 13.6, दूसरा लेवल 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा माइनस का 3.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तीसरे वाले में कितनी होगी माइनस का 13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9, 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 पॉइंट माइनस का कितना आया 1.5 समथिंग 1.54 आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद इस वाले एनर्जी लेवल की कितनी हुई एनर्जी, फोर्थ वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हुई माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16, मतलब 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट आता है आपका लगभग 8 के करीब, ठीक, 84 समथिंग आता है, 84 या 86 आता है,
कर लेते हैं। कितना बचा 28 में जो लगभग 6 बचा, नहीं 8 बचा, 8 हाँ 0.85 सॉरी 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसकी निकाल लोगे माइनस का 13.6, इसके बाद कितना हो जाएगा, कौन सा है 25 से डिवाइड कर दो, माइनस का 0.0 सॉरी ये जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा, कितनी बार गया ये, कितनी आ जाएगा यार 7 टाइम्स सॉरी 6 नहीं 5 टाइम्स, ठीक है 5 माइनस का आएगा 5 और कितना बचेगा, अरे दिमाग में 11, ठीक है 11 110 और लगभग 54, ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब होगी हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल है। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा ये देखो हायर एनर्जी, हायर कैसे जो माइनस का 0.54 है, ये क्या है माइनस का 13.6, तो कौन ज़्यादा है इसमें से 13.6 ज़्यादा नहीं, ये माइनस का है, ठीक है। तो माइनस में जितना कम होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा है हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग एनर्जी लेवल में लाइट्स जब आते हैं तो अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। और हर एनर्जी की रेडिएशन पे हर वेवलेंथ होगी, और हर वेवलेंथ पे हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होती है, रेडियो वेव्स में, सबसे कम किस में होती है, एक्सरेज गामा रेज में। तो देखो जब बिल्कुल ये क्या इन्फिनिटी से 1 पे आएगी, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, डेट मीन्स यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ कम होगी, डेट मीन्स एनर्जी हाई होगी। इस वजह से किस में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 1 पे आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, देखो कहीं से भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज, मालूम है हम लोग को, ठीक। और उसके बाद कहते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज क्या आता है, हायर एनर्जी लेवल से सेकंड लेवल पे आता है, उसको क्या कहते हैं, बामर सीरीज, ठीक। ये किस में आता है, ये विजिबल रीजन में आता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ आती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है, ठीक है। फिर अगर हायर एनर्जी लेवल से तीसरे पे आता है, फिर क्या उसमें आता है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में आते हैं इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के दो होते हैं, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, मतलब जो विजिबल लाइट के पास में इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड वगैरह हम लोग ने पढ़ा है ना, इन सबकी क्या होती है, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है अल्ट्रावायलेट की, लेकिन सबसे वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। उसके बाद वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी थोड़ी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, ठीक है। और सबसे कम सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पीफेंट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज क्या है, जब हायर एनर्जी लेवल से कहाँ है, चौथे पे। हमें ये नाम ध्यान रखना है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफेंट, ठीक है, जो भी पढ़ो। और अगर हायर एनर्जी से कहाँ से आए, 5वें पे, तो क्या होगा, पीफेंट सीरीज। और ये किस में आते हैं, सब फार इंफ्रारेड में, ठीक। मेन आता है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट। इनमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट। अब हायर एनर्जी लेवल से 1 पे आते हैं। अच्छा, ये इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी, क्या होगी, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। कभी क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो क्या लिखेंगे, N1 हमारा क्या है, मतलब किस ऑर्बिट में आया है, 1 वाले ऑर्बिट में आया है, कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो वेवलेंथ निकाल लेंगे, 1/λ इज इक्वल टू क्या आया था, रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन में 1/n1² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ किस में होगी, लाइमन सीरीज में, ये, क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ यहाँ आएगी। लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछे लाइमन सीरीज के लिए, तो क्या लाइमन सीरीज जिस सीरीज के लिए पूछेगा, तो अगर लाइमन सीरीज पूछेगा तो N1 फिक्स हो गया, 1 है, ठीक है। N2 डिपेंड करेगा। बामर सीरीज पूछेगा तो N1 डिपेंड हो गया, मतलब आना तो 2 में है, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर शॉर्टेस्ट पूछे तो क्या होगा, कहाँ से आएगा, N1 1 होगा, N2 क्या होगा, 2 होगा, वैल्यू रख देंगे N1 की और 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। अब देखो ये जो एनर्जी लेवल है डिस्क्रीट है, ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है। देखो ये जो है, ठीक, ऐसा देखा गया, ये तो ऐसे डायरेक्ट बनाया गया। अब इनके बीच में जो गैप यहाँ पे जो होता है, ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट, तो ये जो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, यहाँ पे बीच में बिल्कुल गैप होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं आती, ठीक। तो ये 4 में ध्यान रखना है, कहाँ से, फर्स्ट हायर से, मतलब किसी भी फर्स्ट लेवल में आएगा तो लाइमन, 2 में आएगा तो बामर, 3 में आएगा तो पास्टन, 4 में आएगा तो ब्रैकेट, और 5 में आएगा तो पीफेंट, ठीक है। तो ये है। अब कह रहा है सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन, वही हम लोग ने पढ़ लिया, क्या होता है, लाइमन सीरीज कहाँ होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है।
कहाँ से, अगर n1 क्या है 1 की वैल्यू फिक्स होगी, n2 कहाँ होगा 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। बामा सीरीज विजुअल रीजन में आता है, इनमें n1 की वैल्यू 2 होगी फिक्स होगी, आएगा कहाँ से 3 4 5 कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, मतलब अपने हायर लेवल से ही आएगा। पास्टन सीरीज इंफ्रारेड होती है, 3 नंबर 1 मतलब 3 में आते हैं एक्साइटेड वापस होके, ठीक है, और कहाँ से आएंगे 4 5 6 7, ये इनकी वेवलेंथ दी हुई है, किस वेवलेंथ होते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ किसमें, इसमें लाइमन सीरीज में, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, पी फंड सीरीज़ की, ठीक है। ये ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड 4 में आएगा, कहाँ से 5 से, पी फंड इंफ्रारेड रीजन में ही आता है, कहाँ से आएगा 5 से आएगा, 5 पे आएगा, कहाँ से 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये चीज़ है, तो समझ में आया। ये क्या था हमारा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे अब हमारा आता है न्यूक्लियाइड पे आते हैं, न्यूक्लियाइड टॉपिक। न्यूक्लियाइड टॉपिक में सबसे पहले आता है आइसोटोप्स, फिर आता है आइसोबार, आइसोटोन्स। ये क्या होते हैं, आइसोटोन हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, ऐसे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। सेम हाँ, ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये क्या होता है, आइसोटोप्स। द एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन के सेम नंबर है तो क्या होगा, आइसोटोन होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें देखना होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है कार्बन होता है, कार्बन एक 12 आता है, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 12 आता है, एक 6 13 आता है, ठीक है। ये अब देखो ये दोनों कार्बन है, कार्बन इसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है, तो ये किसमें आ गया, आइसोटोन है, फिर सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। लेकिन आइसोबार जैसे आइसोटोन में आइसोबार में आइसोटोप्स में एक होता है 1 1H2 1S3, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है। आइसोटोप्स में आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये होता है, कुछ होते हैं ध्यान नहीं आया, 6 जैसे 614 एक ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन, हाँ दोनों का दो एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये किस में होंगे, आइसोबार होंगे, ठीक है। ये आइसोटोप है, ये क्या होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो आइसोटोन्स होते हैं। सेम न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन आई थी, क्या हो जाता है, आइंस्टीन जी ने कहा था कि जो मास होता है वो किसी भी बॉडी में मास है, डैट मीन्स उसके पास एनर्जी है, मास एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, मास एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, और इसी के थ्रू इन्होंने मास एनर्जी इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन बनाई थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, जो ये समझ इतना, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, पहले इतना समझ लो, ठीक है। मास एनर्जी मतलब किसी बॉडी के पास अगर मास m है और उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी इतनी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक। किसी भी बॉडी का मास है तो एनर्जी, जैसे इसके एग्जांपल है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, जैसे सन है, सन क्या करता है, कंटिन्यूसली मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, मास को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, क्या करते हैं, अपने मास को कन्वर्ट, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब अपने अपने मास को क्या करते हैं, घटाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। कि ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है किसके, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के। अब क्या कह रहा है, दो एनर्जी इक्विवेलेंट टू द वन यूनिफाइड मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU, 1 U बराबर एक एटॉमिक मास यूनिट की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, एक एटॉमिक मास की होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक AMU की, एक AMU मास एटम की, एक AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1 एक AMU मास की एटम की एनर्जी कितनी होती है उसके अंदर, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 की पावर कितना 6, ठीक। मास डिफेक्ट क्या होता है,
जैसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। देखा क्या गया भाई, देखा गया एक न्यूक्लियस ही लिया गया, ठीक, एक न्यूक्लियस का जैसे मास लिया गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। मान लिया कुछ न्यूट्रॉन थे और कुछ प्रोटॉन थे, मान लिया 10 न्यूट्रॉन थे, कुछ 12 प्रोटॉन थे, फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, ठीक है। अब इनका मास किया गया, कुछ मास आया, जैसे मान लिया जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। और इसका होता है इसका भी सेम होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, दोनों का सेम होता है। अब होना क्या चाहिए, जैसे 10 हैं तो 10 इसका मल्टीप्लाई, तो टोटल मास कुछ आना चाहिए, लेकिन जब इनका वेट किया गया न्यूक्लियस का तो कुछ कम आया। अगर इंडिविजुअल का कुछ मास ऐड करके देखा जाए तो इतना मास है, तो अगर वो इनके एज प्रेजेंट है तो इसका न्यूक्लियस का मास भी उन दोनों के टोटल मास के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कम आया, कुछ कम आया, डेट मीन्स इससे क्या है, कुछ अलग है। इसको बोलते हैं, इनमें क्या है, इन दोनों में कुछ मास डिफेक्ट है, इसमें क्या आ गया, मास डिफेक्ट। होता क्या है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ एनर्जी रेडिएट होती है, एज अ फॉर्म ऑफ मास एनर्जी रेडिएट हो जाती है, ठीक है, इस वजह से मास डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एनर्जी रेडिएट हुई मतलब उनको बनाने में क्या होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है, बाइंडिंग एनर्जी जिसे कहते हैं, बनाने के वक्त कुछ एनर्जी चाहिए। भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबको पास ला रहे हो ना, प्रोटॉन प्रोटॉन को पास ला रहे हो तो ज़बरदस्ती आएंगे, तो उनको लाने में कुछ एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च हो रही है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में चली जाती है, मास के फॉर्म में, इस वजह से मास थोड़ा कम हो जाता है, जिसको कहते हैं बाइंड, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स के मास, टोटल मास एंड न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या आता है, अरे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये टोटल मास ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स हो गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उनका मास, एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई करोगे प्लस उसमें न्यूट्रॉन का मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास ऐड करके टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा। ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं सर, न्यूक्लियॉन्स ही नहीं बताया आपने, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, ठीक है। और ये क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जा रहे हैं, कह रहा है A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। अब आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या कहा, न्यूक्लियस और बनाने में क्या होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है, न्यूक्लियॉन को साथ लाने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी, अगर उनको अलग करना है तो भी एनर्जी चाहिए होगी। भाई जो एनर्जी तुमने ली है उनसे बनाने के वक्त, अगर तोड़ोगे तो वो एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो टूटेंगे। तो वही लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड पुट एन इन्फिनिटी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। मतलब हमें एक न्यूक्लियस को तोड़ के उसके न्यूक्लियॉन्स को इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, फेंक देना है, तो उसके एनर्जी चाहिए होगी। जो एनर्जी चाहिए होती है बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनको बनाने में एनर्जी कुछ गई थी, इन लोग की एनर्जी गई थी, इन्होंने अपना मास गंवाया था, ठीक है। तो अगर उनको वापस, अगर उनको इन्फिनिटी, दैट मीन्स वो उनको वापस एनर्जी चाहिए तभी वो टूटेंगे वापस, तो वो होता है। और वो एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, क्या कहा था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही तो था। इतना मास गया था तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी सर, इतनी चाहिए होगी। अगर उसको उसमें फॉर्म में करो तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्म होता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 पॉइंट कितना था 5, हाँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ये क्या है, मास डिफेक्ट। ये क्या है 931 पॉइंट। मास डिफेक्ट क्या है, टोटल नंबर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। तो ये मास डिफेक्ट। अब आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है, व्हेन गामा फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ न्यूक्लियस, जब गामा फोटोन किसी न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होता है, देन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज फेनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। जब किसी गामा फोटोन को न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करते हो तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, मतलब जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये देखो, एक गामा निकला तो क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी साथ में कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, मास गया होगा, मास गया तो समझे एनर्जी है।
पेयर एनिहिलेशन क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो पेयर प्रोडक्शन क्या हुआ, जब गामा रे न्यूक्लियस पे पड़ी तो एक पॉजिट्रॉन बना एक इलेक्ट्रॉन बना, इसको पेयर प्रोडक्शन। पेयर एनिहिलेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे एनिहिलेट ईच अदर बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड द टू गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। इनको जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में साथ है तो दो गामा फोटॉन बनते हैं। इस प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? पेयर एनिहिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियर। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? फ्यूज मतलब जब क्या होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई, दो लाइटर न्यूक्लियस, दो ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियर 1s2 आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। समझे? जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे 1h2 1h2 मिला आपस में एक हैवी, तो उस समय एनर्जी निकलती है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह में यूज होता है, यही तो होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। एनर्जी बनाने में भी यूज होता है, मतलब कई सारी चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, तो 2He4 बना, साथ में क्या मिली? एनर्जी मिली। क्यों? क्योंकि होना क्या जी, देखो कुछ क्या होती है, कुछ चीज़ें निकल जाती है, कुछ मास इनमें कम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है? ये बनता है। ठीक, अब क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस को हम लोग तोड़ते हैं, जैसे यूरेनियम को क्रिप्टॉन और उसमें तोड़ देते हैं, जर्मीनियम में, तो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने में। ठीक है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, उनके ऊपर इंसिडेंट की जाती है रेस, हाई बम्बार्डिंग की जाती है न्यूक्लियस की, तो टूट जाते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। मैंने दिखा रहा क्या होता है इसमें। जैसे देखो यूरेनियम का 235 न्यूक्लियर 92 यूट्रियम, इस पर एक न्यूट्रॉन डाला गया, न्यूट्रॉन डालने पे क्या होता है? बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, सॉरी बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम का 56 यूट्रियम टूटने पे क्या होता है? देखो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना था? 235, यहाँ कितना है? जोड़ लो, क्या वो आ रहा है? 141 + 92 कितना होगा? लगभग 233 आएगा। डेट मीन्स दो कहीं गए। ठीक है, उसमें क्या होता है? वो न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकल जाते हैं। एक तो न्यूट्रॉन पहले से था, दो न्यूट्रॉन और बढ़ जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, साथ में क्या निकलती है? देखो एनर्जी निकलती है। ठीक है, कितनी? 200 में, मतलब एग्जाम्पल दिया। तो वो एनर्जी क्या करती है? बहुत हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है, और इनका यूज़ भी किया जा सकता है कई कई जगह पे, तो किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें, तो ये था न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियस में टूटना। ठीक, एक मिनट, समझे? ये न्यूक्लियर फिजन है। अब आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या कहते हो? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? चेन होती है बहुत लंबी। इसमें क्या होता है? एक बार जैसे 3 न्यूट्रॉन बने, फिर ये आगे, भाई यूरेनियम है तो एक एटम थोड़ी है, ये तो एक एटम के लिए है, फिर वो 3 न्यूट्रॉन अगले 3 एटम पे अटैक करेंगे, फिर उनमें से 3 निकलेंगे तो 9 हो गए, 9 अगले 9 पे करेंगे, तो इस वजह से चेन बनती जाती है। ठीक है, और चेन बनती जाती है, इस वजह से एटॉमिक बॉम्ब वो होते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें चेन बनती जाती है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हाई एनर्जी निकल रही है। देखो 201 करने पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे कई सारा क्या होगा? फिजन होगा, 3 बने न्यूट्रॉन, 3 एक्स्ट्रा निकले, वो 3 अगले यूरेनियम से टकराएंगे, फिर अगले 3 से टकराएंगे, अगले वो 9 हो गए, 9 फिर अगले से आएंगे 81 27 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से चेन बढ़ती जाती है, इस वजह से ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल्फ सस्टेन एंड कंट्रोल मैनर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी को कंट्रोल करके हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, चेन रिएक्शन को स्लो कर दिया जाए, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे उसके थ्रू जो एनर्जी बन रही है उसका यूज़ किया जा सकता है दूसरे अच्छे कामों में। ठीक है, तो ये सब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये सब दिया हुआ है, हमें इस पर जाना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, चलो चल लेते हैं। पार्ट्स, मॉडरेटर, यहाँ पे तो मॉडरेटर लगा होगा कहीं, ये ठीक है, ये क्या काम करता है? इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द रिएक्टर। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है? स्लो करता है, वरना न्यूट्रॉन जितनी तेजी से जाएंगे टकराएंगे उतना ज़्यादा फिजन होगा। ठीक है, हैवी वाटर होता है या ग्रेफाइट होता है, इस वजह से। कंट्रोल रॉड्स, जो कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, ये
ठीक। ये क्या करती हैं, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन द रिएक्टर, ये रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करती हैं। कैडमियम, इन्फेनियम, हैफनियम, बोरॉन, इन सब की ये प्लेट होती है, ये रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करती हैं। कूलेंट, इट एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्टर, कूलेंट क्या करता है ये, ठीक है, ये कूलेंट होता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, भाई ज़्यादा हीट नहीं चाहिए ना हमें, तो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसमें होती क्या है, लिक्विड सोडियम होता है, वाटर होता है, ठीक है। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम, भाई जिसकी वजह से बन रहा है, ठीक है। कहाँ है फ्यूल, दिया हुआ है इसमें, नहीं, ये फ्यूल रॉड्स, इसमें फ्यूल भरे होते हैं, तो क्या होता है, यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम 233, 235 इज़ द बेसिक फ्यूल, और प्लूटोनियम भी होता है 239। प्रोटेक्शन वॉल, अ थिक कंक्रीट लेड वॉल इज बिल्ट अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हार्मफुल रेडिएशन। इसके अराउंड क्या की होती है, एक वॉल बनाई जाती है, जिससे क्या है, जो रेडिएशन अगर निकले भी तो इससे बाहर ना जाए, थिक लेड की बनाई जाती है, ठीक है, कंक्रीट वॉल। अब उसके बाद क्या है, ये सब हो गया तुम्हारा उसका न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्क, कैसे क्या क्या वर्क होता है किसका। प्रोज ऑफ एंड कॉन्स, प्रोज मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। प्रोज क्या है, इससे हमको कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब बिना कोल का बर्न किए हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। स्मॉल लैंड फुटप्रिंट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एरिया की, जैसे कोल वगैरह में क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या बनी होती है, उनकी खान बनी होती है, जैसे कोल की, तो हर अलग अलग जगह पे बनाना पड़ता है। इसमें क्या है, उतना है हाई पावर आउटपुट, इसमें पावर ज़्यादा मिलती है हमें। रिलायबल एनर्जी सोर्स, मतलब इनको क्या कह सकता है, रिलायबल एनर्जी सोर्स, इनको कई कई कामों में यूज़ किया जा सकता है। यूरेनियम, कॉन्स क्या है, यूरेनियम इज़ टेक्निकली नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से ये वापस यूज़ में नहीं की जा सकती, एक बार यूरेनियम खर्च हो गया तो खर्च हो गया। वेरी हाई अपफ्रंट कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बनती है। न्यूक्लियर वेस्ट बनता है, इससे हाई रेडिएशन निकलती है। मेल फंक्शंस, मल्टी फंक्शन कैन बी कैस्ट्रोफिक, माल फंक्शंस कैन बी कैस्ट्रोफिक, मतलब इसके जो फंक्शन है वो कैटेस्ट्रोफिक, थोड़ा कैटेस्ट्रोफिक मीन्स होता है कि मतलब माल फंक्शंस जो होते हैं कैन बी कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक मीन्स अब आपको कैसे समझाएं, एक हार्मफुल टाइप का ही समझ लो। वैसे कई सारे इसके फंक्शंस होते हैं, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती है, कैटेस्ट्रोफिक मीन्स वही हार्मफुल होती है, ठीक है, एक तरह से यही समझ लो, और कैसे समझाए, ठीक। अब ये सब क्वेश्चंस है, ये हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक। आज के लिए इतना ही, खत्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वाज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सबक है।